In the previous lecture, we have discussed about photoelectric effect, which tells us about the particle nature of light. In this module, we will explore about the idea whether converse is also true or not. That is, whether the particles can also show a wave nature. Know that light shows a dual character. Light shows a shows dual nature, and that we can with the several examples. For example, you know, light can show some phenomena like interference, diffraction, polarization, and therefore that suggests the wave nature of, because these properties are shown by a wave. So wave nature of light, and this the wave is traveling in the form of like this, or continuous wave के form में travel करती हैं. It has certain wavelength and they are associated with some wave velocity, etc. So that's how it travels, right? So this is one nature of light. The other is being shown by some other phenomena, interesting phenomena like photoelectric effect. Some other phenomena like Compton effect. ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसमें फोटोन की स्कैटरिंग होती है. फास्ट मूविंग फोटोन, जो हाई एनर्जी फोटोन होते हैं, उनकी स्कैटरिंग होती है. और इसके हिसाब से इसको समझाने के लिए हमें ये वेव नेचर फेल हो गया, तो हम लोगों ने इसको पार्शियल नेचर से फोटोन थ्योरी से समझाया. और फोटोन थ्योरी ये कहती है कि जो लाइट है किसी भी सोर्स से, मान लीजिए सोर्स है, तो यहाँ से जो लाइट है दैट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी. Rather, a continuous beam of light, it will be a pulses. You can say it's a kind of a small packet of energy, and each packet is called as a photon. The energy of each photon is given by h nu, where nu is the frequency of that radiation. So ये h जो है वो फोटोन प्लैंक्स कांस्टेंट है और nu जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है. तो फोटोन थ्योरी सजेस्ट करता है पार्टिकल नेचर इसलिए क्योंकि पार्टिकल्स में डिस्क्रीटनेस होती है, और यहाँ पे भी डिस्क्रीटनेस है. अनलाइक वेव नेचर जहाँ पे कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है, यहाँ पे ये स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में है. तो पार्टिकल नेचर ये सजेस्ट करता है. सो द लाइट शोज अ पार्टिकल नेचर. अब सवाल ये है कि अगर ये पार्टिकल नेचर है तो पार्टिकल का कैरेक्टर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकल का कैरेक्टर होता है कि उसके अंदर जब भी वो पार्टिकल मूव करता है तो उसके अंदर एक मोमेंटम होता है. तो क्या यहाँ पर फोटोन के पास भी मोमेंटम है? So does photon possess momentum? That's a question. क्या इसके पास मोमेंटम हो सकता है? सवाल है क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास मास नहीं है. इट इज अ मासलेस एंटिटी. एक एनर्जी है, ये पैकेट ऑफ एनर्जी है, इसके अंदर मास नहीं है. और हम जो जानते हैं मोमेंटम के बारे में है, वहां पे मास होना जरूरी है. मास इनटू वेलोसिटी वी हैव लर्नड अबाउट. लेकिन आइंस्टाइन ने इसको समझाया कि नहीं, ये अगर इसको हम रिलेटिविस्टिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यूज किया जाए तो उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि यस, द फोटोन ऑल्सो पजेस मोमेंटम, एंड द मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज गिवन बाय h अपॉन लैम्डा. ये आया कहाँ से? उसके ये थोड़ी सी पीछे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से जो रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है, रिलेटिविस्टिक एनर्जी जो है किसी पार्टिकल की, दैट इज गिवन बाय, ये आपको सिलेबस में ही इसका डेरिवेशन वगैरह, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला आया कैसे. तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी इज गिवन बाय ई स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4. दैट कैन बी प्रूव्ड. यहाँ पे ई जो है वो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल. फॉर दैट मैटर पी इज द मोमेंटम. अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी रिलेटिविस्टिक मोमेंटम होगा ये. सी इज द स्पीड ऑफ लाइट है, एंड दिस एम नॉट इंटरेस्टिंगली इज द रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल. रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल का मतलब होता है वो मास पार्टिकल का जब वो रेस्ट में हो. अब यहाँ पर अगर देखा जाए फॉर फोटोन, तो फोटोन आप जानते हो कभी भी रेस्ट में नहीं हो सकता है. इसका जो रेस्ट मास है वो 0 होता है. It doesn't have any mass. So for photon,
m naught is equal to 0. If I put it there, then the formula will become E square is equal to P square C square, and this term will become 0. So that will be P square into C square. अब अगर दो तरफ स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो E की वैल्यू हो जाएगी P इंटू सी. आप जानते हैं कि एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज गिवन बाय व्हाट, ये हम निकाल चुके हैं. तो सिंस H इज इक्वल टू since E is equal to H into nu, and nu is equal to C upon lambda, that is the speed of light divided by wavelength. So this equation, if you put it there in this equation, it will become H into C upon lambda, and that is equal to Pc. Now C gets cancelled, and what you have here, that the momentum of the photon is given by H by lambda. तो ये फॉर्मूला ये सजेस्ट करता है कि जो फोटॉन होते हैं उनके अंदर भी मोमेंटम होता है. दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिविस्टिक मोमेंटम ऑफ द फोटॉन. सो दे डू पजेस मोमेंटम. तो ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि जो लाइट है वो दोनों बिहेवियर दिखाती है, वो वेव जैसा भी दिखाती है और पार्टिकल जैसा भी अपने आप का अपना नेचर को दिखाती है. कभी कभी हम एक फिनोमेना देखते हैं, कभी दूसरा फिनोमेना देखते हैं, कभी कभी कॉम्बिनेशन में दिखता है. जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर देख रहे हैं, टू ट्राई टू सी एन ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे दो प्रोसेस होंगे. एक तो कि लाइट जो है उस ऑब्जेक्ट से जब निकल के हमारी आंखों में आती है तो आंखों से होते हुए हमारे प्यूपल्स के थ्रू पास होते हुए जो उसका प्रोपगेशन है वो वेव कैरेक्टर को दिखाता है, वेव नेचर को दिखाता है. और जब वही लाइट हमारी आंखों की रेटिना पे गिरती है तो वहाँ पे जो कोन्स एंड रॉड्स हैं जो कलर के बारे में बताते हैं, जब वो उन लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो वहाँ पे वो पार्टिकल नेचर को एक्सप्रेस करता है. तो किसी ऑब्जेक्ट को देखने में जो दोनों प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे वेव कैरेक्टर भी है और पार्टिकल नेचर भी है. तो ये रेडिएशन के अंदर या किसी भी वेव के अंदर एक डुअल कैरेक्टर होता है. अब सवाल ये उठता है, क्या इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होगा या नहीं होगा? क्या इसका उल्टा भी सही होगा? क्या हम कह सकते हैं कि अगर कोई रेडिएशन जो है वो पार्टिकल जैसा बिहेव कर सकता है, तो क्या पार्टिकल भी रेडिएशन जैसा बिहेव कर सकता है या वेव जैसा बिहेव कर सकता है? इसको सोचते हुए इस बात का जवाब जो है 1924 में एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, उनका नाम था डी ब्रॉय. उन्होंने इसका जवाब दिया विद हिज बोल्ड हाइपोथेसिस which was put forward in 1924, and for this he was given a Nobel Prize in 1929. जैसा मैंने आपको बताया कि in 1924 डी ब्रॉय he was a French physicist. He put forward a very bold hypothesis. Hypothesis उनकी जो थी, hypothesis उन्होंने रखा कि जैसे कोई वेव अगर पार्टिकल जैसा बिहेव कर सकता है तो पार्टिकल भी जो है वो एक वेव जैसा बिहेव कर सकता है. एंड दैट वाज बेस्ड ऑन टू बेसिक कॉन्सेप्ट. ये इट वाज बेस्ड ऑन two basic facts. One was the law of natural symmetry. नेचर जो है वो नेचुरल सिमेट्री के ऊपर बेस्ड है. मोस्ट ऑफ द लॉज कैन बी एक्सप्लेन सिमेट्री. एंड द सेकेंड वॉज बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो नेचुरल सिमेट्री से हम उसको समझा सकते हैं. बहुत से लॉज ऐसे हैं जो नेचुरल सिमेट्री से डिस्कवर हुए हैं. तो नेचर में सिमेट्री है, ये एक पहला कॉन्सेप्ट था जिसके पीछे उन्होंने हाइपोथेसिस दी. दूसरा ये कि आइंस्टाइन ने उस वक्त एक बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट दिया था. अकॉर्डिंग टू हिज मास एनर्जी, एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से बताया कि एनर्जी और मास जो है वो आपस में इक्विवेलेंट है. मास इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस, द सेकंड जो था वो मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ये दो फैक्ट थे जिसके ऊपर बेस्ड था. अब जब इसको समझते हैं क्या है वह ये मास एनर्जी जो है आपस में इक्विवेलेंट है. हम कह सकते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में हमारे सब चारों तरफ जो जो चीज़ें हैं, ऑल द एंटिटीज आर आइदर इन two form, they exist in two form, either in form of energy और मास. मास एनर्जी के फॉर्म में होते हैं. और एनर्जी का सीधा सा मतलब है यहाँ पे जो है अगर देखा जाए तो एक तो कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी के अंदर रेडिएशन है, तो रेडिएशन में ये वेव कैरेक्टर शो करता है. ये रेडिएशन है, एनर्जी इज व्हाट बेसिकली रेडिएशन
तो ये क्या शो करता है, वेव नेचर शो करता है, वेव नेचर शो करता है। और दूसरा जो है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से समझा है, कि ये पार्टिकल नेचर भी शो करता है। इसके अंदर पार्टिकल पार्टिकल नेचर भी है। और ये बात किस तरह होगी कि जो फोटोन होते हैं, फोटोन के अंदर एनर्जी भी है और उसके अंदर मोमेंटम भी है। सो व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन? द मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज गिवन बाय h अपॉन लैम्डा। सो ये इसके अंदर पार्टिकल नेचर है और उसके अंदर मोमेंटम भी है, तो मोमेंटम इज गिवन बाय h अपॉन लैम्डा। ठीक उसी तरीके से मास के अंदर क्या है, मास के अंदर अपना मोमेंटम होता है, बहुत अच्छी बात है, मोमेंटम होता है इसके अंदर। और ये मोमेंटम जो है वो क्या होता है, मास मोमेंटम एम पी इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है, ये आप जानते हैं, मोमेंटम मास मोमेंटम बोलते हैं। अब यहाँ पे जब देखिए, डी ब्रॉयन ये कहा कि एनर्जी और मास आपस में इक्वलेंट है, ये दे आर इक्वलेंट एंड दे आर बीइंग गवर्न्ड बाय वन बेसिक लॉ दैट इज ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब देखिए, ये जो है वो रेडिएशन है, ई जो है वो रेडिएशन है, एनर्जी है, और इस रेडिएशन के अंदर क्या है, इसके अंदर वेव नेचर है, उसके अंदर पार्टिकल नेचर है। यहाँ पे मास जो है वो मैटर को रिप्रेजेंट करता है और मास में क्या है, मोमेंटम में। और इसके अंदर क्या होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एनर्जी और मास आपस में सिमेट्रिकल है, इक्वलेंट टू ईच अदर, तो इसका मतलब है कि जो प्रॉपर्टी एनर्जी शो करी वही प्रॉपर्टी मास को भी शो करना चाहिए। अब एनर्जी ने शो किया वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, तो मास को भी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर शो करना चाहिए। पार्टिकल नेचर में उसके पास मोमेंटम है अपना, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर क्या वेव नेचर भी होना चाहिए, उन्होंने कहा कि हाँ इसके अंदर एक वेव नेचर भी होना चाहिए। और ये कहाँ से आया, ये आया नेचुरल सिमेट्री से, कि जो कि आपस में एक दूसरे के सिमेट्रिकल हैं, तो जो ये प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहा है वही ये भी प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहा है। एनर्जी ने या रेडिएशन ने वेव और पार्टिकल दोनों नेचर एग्जिबिट किया, तो उन्होंने कहा कि चूंकि एनर्जी मास आपस में इक्विवेलेंट है, तो मास को भी दोनों नेचर एग्जिबिट करने चाहिए, मतलब इसके अंदर पार्टिकल नेचर भी होना चाहिए, और पार्टिकल मतलब इसके अंदर मोमेंटम होना चाहिए, और साथ ही साथ इसके अंदर वेव वेव नेचर भी होना चाहिए। अब अगर वेव नेचर है तो इसकी वेवलेंथ क्या हो, सोचने की बात है। वेवलेंथ, अगर वेव है तो इसके अंदर वेवलेंथ होनी चाहिए, क्योंकि यही एक मेन एट्रीब्यूट होता है किसी वेव का। तो वेवलेंथ क्या होगी, उन्होंने कहा कि साहब क्योंकि ये आपस में इक्विवेलेंट है, तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जिस फॉर्मूले से मोमेंटम फोटोन को आएगा, सेम वही फॉर्मूला वी कैन यूज फॉर द पार्टिकल ऑल्सो। तो फॉर पार्टिकल ऑल्सो ही सजेस्टेड, फॉर पार्टिकल के लिए उन्होंने सजेस्ट किया है कि वेवलेंथ इज गिवन बाय वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ये फॉर्मूला कहाँ से है, ये फॉर्मूला उन्होंने पार्टिकल के लिए डिराइव नहीं किया, ये फॉर्मूला उन्होंने लिया है फोटोन के लिए। फोटोन की रिलेटिविस्टिक फॉर्मूले से इन्होंने एच अपॉन पी सीधे सीधे ले लिया और कहा कि ये मोमेंटम जो है वो पार्टिकल का मोमेंटम है, और पार्टिकल का मोमेंटम में तो बाकायदा मास मोमेंटम होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं फर्दर एच अपॉन एम वी। तो यहाँ से उन्होंने फॉर्मूला, ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी फॉर्मूला प्रपोज किया था, इसका कोई थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन नहीं है। हालांकि बाद में इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आ गया, उसके बाद ये एक थ्योरी बन गई, पर फिलहाल अभी ये एक क्वालिटेटिव मेथड था जिसको इन्होंने अपने पेपर में प्रपोज किया था जब उन्होंने पब्लिश कराया था 1924। इसके बाद इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला, दैट वाज इन 19 he got 1929 he got Nobel Prize for this in 1929। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो क्या है, लैम्डा में क्या है, लैम्डा में ये जो लैम्डा है इट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ इट इज वेवलेंथ, इट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ व्हाट, वेव। ये क्या है, वेवलेंथ है। ये किसका एट्रीब्यूट है, ये वेव का है, ठीक है। यहाँ पे m क्या है, मास है। ये मास जो है वो क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, मैटर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा इक्वेशन है जो मैटर और वेव दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। दैट्स व्हाई इट शोज द ड्युअलिटी। देयरफॉर वी कैन से दैट मैटर also shows duality just like what, wave या लाइट की जैसे, just like electromagnetic wave। So based on natural symmetry and
mass energy equivalence, de Broglie had proposed the formula for the wavelength of particle, and that was lambda is equal to h upon p. And this formula he took straight away for the wave, momentum associated with the photon as suggested by Einstein. Einstein had suggested that the photon has a momentum p is equal to h upon lambda, and he obtained this relation from his famous स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये फॉर्मूला उन्होंने फोटोन के लिए लिया था, तो इसको जी ब्रॉयल ने सीधे सीधे, क्योंकि इनके बीच में इक्वलेंस है, बोथ पार्टिकल एंड एनर्जी, पार्टिकल एंड एनर्जी आर इक्वलेंट टू ईच अदर, मास एनर्जी इक्वलेंस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो उन्होंने कहा कि अगर ये वेव जो है या जो एनर्जी है रेडिएशन के अंदर, ये पार्टिकल नेचर है, उसका जो मोमेंटम अगर एच अपॉन लैम्डा है, तो यही मोमेंटम जो है वो पार्टिकल का भी होना चाहिए। तो उसके हिसाब से पार्टिकल का मोमेंटम अगर एच अपॉन लैम्डा हो, तो लैम्डा की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, दैट विल बिकम एच अपॉन पी। सो ही टुक दैट फॉर्मूला फ्रॉम हियर ओनली। इट वाज नॉट डिराइव्ड, इट वाज नॉट अ theoretical formula, rather it was a qualitative formula suggested by G. Broglie. So this is h upon p, where lambda is the wavelength, h is the Planck's constant, p is the momentum. Here this p is the momentum of the particle. So now particle has its mass, so it will be equal to mass into velocity. So this formula has been taken straight away for a particle, although it is not being derived for the particle. It was basically ये कहाँ से लिया गया, ये फोटोन से लिया गया और सीधे सीधे यहाँ पे उन्होंने इसको यूज किया है। This h is Planck's constant. The dual aspect of matter is evident in the de Broglie relation. आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो वेवलेंथ है लैम्डा, which is the attribute of wave, while on the right hand side the momentum p, which is the typical attribute of particle. Planck's constant h relates the two attributes, ये आपस में इनको कनेक्ट करता है। तो ये de Broglie wavelength है, which was suggested by de Broglie, of course, for the matter wave. Now it is established from de Broglie's wavelength that all the matter around us, पार्टिकल जो है वो एक वेव कैरेक्टर शो करता है, और इसका प्रूफ भी बाद में आ गया, जैसा मैंने आपको बताया था। डेविसन एंड जर्मन ने डिफ्रैक्शन फिनोमेना करके दिखाया, और बाद में डीपी थॉमसन ने इंटरफेरेंस फिनोमेना करके दिखाया। तो इसका मतलब है कि ये वेव तो शो करते हैं, सारे मैटर जो वेव कैरेक्टर उनके अंदर होता है, लेकिन फिर भी हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट जो है वो वेव कैरेक्टर क्यों नहीं, वेव प्रॉपर्टी क्यों नहीं शो करते हैं। अगर मैं किसी बॉल को थ्रो करूँ, मैं मूव कर रहा हूँ या कोई और भी आदमी मूव कर रहा है, एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग, सो इट इज हैविंग सम मोमेंटम। according to de Broglie, any object which is in motion will possess wavelength. तो अगर उसके अंदर वेवलेंथ है, उसके अंदर वेव कैरेक्टर है, तो उसको इसके अंदर वेव लाइक फिनोमेना होना चाहिए। मतलब सारे पार्टिकल जो है दे शुड शो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये हमारे एवरीडे लाइफ में दिखाई होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी वजह क्या है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग एक कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ये है कि अगर मैं मान लूँ कि कोई एक बहुत ही स्मॉल, मान लीजिए मैं आसपास की चीज़ों को लेता हूँ, तो क्रिकेट बॉल का एग्जाम्पल देता हूँ। अगर क्रिकेट बॉल का मास अप्रोक्सीमेटली 150 ग्राम में ले लूँ, एंड दैट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 145 किलोमीटर पर आवर, देन आई कैन मेक यूज ऑफ द फॉर्मूला। यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूले को यूज करूँ कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, और इसमें मैं फॉर्मूला में रख दूँ वैल्यू, एच की वैल्यू हो जाएगी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, एम इज द मास विच इज 0.150 किलोग्राम, वी इज द वेलोसिटी विच इज 145 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो जब हम इसको इसमें वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं, तो de Broglie वेवलेंथ जो है, de Broglie वेवलेंथ rather, that is coming of the order of 10⁻34 meter. Now that is such a small value that it doesn't have any physical significance. 10 raised to the power -34 का हमारे आसपास कि जिंदगी में कोई मतलब नहीं है। हम कुछ समझ नहीं सकते कि आखिर ये इनकॉम्प्रिहेंसिबल, हम इसको कॉम्प्रिहेंड कर ही नहीं सकते कि 10 की पावर -34 है कितना है। तो ये इनसिग्निफिकेंट है, एंड दैट्स व्हाई वी डोंट सी द वेव लाइक कैरेक्टर इन एवरी लाइफ, बिकॉज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द object in every life in classical physics, let us say, is very very small. So wavelength is so small that it is beyond any measurement. This is the reason why macroscopic objects in our everyday life do not show a wave-like property. So इसलिए हमको दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम लोग बहुत स्मॉल पार्टिकल की बात करें जिसका मास बहुत कम है, अगर मास बहुत कम है तो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, तो वो उनके अंदर मोमेंटम होगा, तो प्रॉब्ली शायद उनकी वेवलेंथ इतनी ज़्यादा हो जाए कि हम उसको ऑब्जर्व कर पाए। यहाँ पे तो वेवलेंथ इतनी कम है, आप देख सकते हैं मास बहुत ज़्यादा है, ये मास बहुत ज़्यादा है। अगर ये मास बहुत कम हो जाए तो वेवलेंथ भी
बढ़ जाएगी। देखिए कम है ना, ये तो यूनिवर्सल प्रोपोर्शन है। अगर मास कम हो जाए तो ये वेवलेंथ बढ़ जाएगी और बढ़ के हम आसपास की जो वेवलेंथ है उस ऑर्डर में पहुंच जाएगी, तो हम उसके उसके साथ जो एसोसिएटेड फिनोमेना उसको देख सकते हैं। तो इट हैज सिग्निफिकेंटली मेजरेबल वैल्यू फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एक्सेट्रा ड्यू टू स्मॉल मासेस। और ये बिल्कुल सही बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन को, अगर हम लोग जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लूँ, एक इलेक्ट्रॉन को ले लूँ और इसको मैं 100 वोल्ट के पोटेंशियल में एक्सेलरेट कर दूं। अगर एक्सेलरेट कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है इसके साथ कुछ मोमेंटम आ जाएगा, और जब मोमेंटम आएगा तो जब वैल्यू मैं लगता हूँ उसके लिए, तो लैम्डा की जो वैल्यू आती है वो तकरीबन 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास आती है। ये तकरीबन 10⁻⁻10 मीटर के आसपास आती है। और ये जो वेवलेंथ है वो काफ़ी बड़ी वेवलेंथ है, हालांकि हमारे हमारे एवरी लाइफ में तो बहुत कम है, पर फिर भी ये इस ऑर्डर की वेवलेंथ हमारे आसपास होती है। जैसे कि ये कंपेरेबल है, ये जो वेवलेंथ है दैट इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ और एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है वो इसी ऑर्डर की होती है, 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। तो इसका ये मतलब है कि अगर एक्सरे क्या है, एक वेव है, अगर एक्सरे कोई फिनोमेना एग्जिबिट करता है तो इसका मतलब वो वहां पे वही फिनोमेना कैन बी शोन बाय इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, इलेक्ट्रॉन विल ऑल्सो शो दैट फिनोमेना। सो दिस इज इट। अब हम लोग उस पार्ट पे आते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं एज फार दिस चैप्टर इज कंसर्न, डी ब्रॉयज वेवलेंथ ऑफ एन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया है, इनफैक्ट कोई भी पार्टिकल जिसके अंदर मोमेंटम है उसकी वेवलेंथ कितनी हो सकती है। हम लोग जनरल फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, हम लोग एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए क्या है ये फॉर्मूला। अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो देखिए, जब काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर दूँ, इलेक्ट्रॉन को मूव करने का क्या तरीका है, हम उसको एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे सकते हैं क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है। ये जरूरी नहीं है कि चार्ज पार्टिकल होगा तभी डी वेवलेंथ होगा, ये कोई जरूरी नहीं, बस उसके अंदर मोशन होना चाहिए, चाहे वो चार्ज पार्टिकल हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, कोई भी पार्टिकल हो जिसके अंदर मोमेंटम है उसके अंदर डी ब्रॉयज वेवलेंथ पक्का होगी। तो फिलहाल भी हमने एग्जांपल लिया इलेक्ट्रॉन का, तो सवाल ये कि उसको हम कैसे मोमेंटम दें, तो उसको हमें एक्सेलरेट करना पड़ेगा ताकि उसके अंदर एक सफिशिएंट वेलोसिटी आ जाए। और जब सफिशिएंट वेलोसिटी आ जाएगी तो मोमेंटम हो जाएगा, और जब मोमेंटम होगा तो वेवलेंथ निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो वर्क होता है, आपने पढ़ा है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है। तो अगर वर्क जो है वो काइनेटिक एनर्जी में, अगर हम वर्क करके काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं किसी इलेक्ट्रॉन में, तो वो पूरा का पूरा वर्क जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी विल बिकम इक्वल टू, यहाँ से फॉर्मूला ये भी आ सकता है, यहाँ से फॉर्मूला तो ये आ गया कि W इज इक्वल टू क्यू वी हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल, अगर चार्ज पार्टिकल है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू क्यू वी। बट फिलहाल अभी क्या है, हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, ईवी। अब हम आते हैं, इससे हम निकाल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ एम से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है काइनेटिक एनर्जी का, ये कहाँ से आया, पी स्क्वायर बाई 2m कैसे आई, हालांकि क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा। आप जानते हो कि k की वैल्यू होती है हाफ एम वी स्क्वायर, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा, 2 को ऊपर लाते हैं, 2m के इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये पी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो k आएगा क्या आएगा, पी स्क्वायर बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर, k इज इक्वल टू वॉट, पी स्क्वायर बाई, ये जो पी स्क्वायर है उसको हम लोग 2m से डिवाइड कर दें तो k की वैल्यू हो जाएगी पी स्क्वायर बाई 2m। तो काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो यहाँ से हम लोग p की वैल्यू निकाल सकते हैं। p की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए p की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे ओवरलैप कर गया, नेवर माइंड, यहाँ पे फिर से कर देते हैं कि k की वैल्यू जो थी यहाँ पे, k की वैल्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m है। तो व्हाट अबाउट p, p विल बी इक्वल टू 2mk, सही है। तो यहाँ पे हम, जहाँ पे p था, अब हमारे पास जी ब्रॉयज वेवलेंथ है, तो जी ब्रॉयज वेवलेंथ की वैल्यू क्या होती है, एज पर द फॉर्मूला इट इज h अपॉन p, h अपॉन p होता है फॉर्मूला, यहाँ पे देख सकते हैं। तो p की वैल्यू रखने तो ये क्या होगा, h अपॉन 2mk, ये यहाँ पे p की वैल्यू 2mk आ गया। तो यहाँ पे k की वैल्यू हो गई यहाँ से ev,
तो ये फॉर्मूला आपके पास, ये जो जनरल फॉर्मूला है फॉर एनी पार्टिकल जिसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी है, जिसका अपना मास है, और ये फॉर्मूला केवल इलेक्ट्रॉन के लिए है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो फॉर्मूला आया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m k, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ev के बराबर है, ये ev। तो ये केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है आप देख सकते हो, ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है वेवलेंथ का, ये किसी भी पार्टिकल के लिए है। ये h प्लस कांस्टेंट, m इज द पार्टिकल, दैट पार्टिकल विच इज एक्सेलरेटेड विद सम काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी आपको मालूम है, उसका मास मालूम है, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। बट अगर मैं केवल इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, देन दिस k विल बी इक्वल टू व्हाट, ev। व्हाई आई एम सेइंग दैट इट विल बी ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। दिस फॉर्मूला can be used for proton also, provided you use the mass of the proton separately here। यहाँ पे फिलहाल मैं क्या करने वाला हूँ, I am going to use the value here, h की वैल्यू है 6.62 into 10 to the power minus 34 and that divided by mass, मास की वैल्यू लिख देते हैं twice into 9.1 into 10 to the power minus 31 kg and whole into electronic charge is 1.6 into 10 to the power minus 19 and that multiplied by v, वो जो वोल्टेज आपने लगा के इसको एक्सेलरेट किया था। ये जब सॉल्व करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू आ जाती है 1.227 होल डिवाइडेड बाय रूट वी। ये जो वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय 10⁹, क्योंकि ये वेवलेंथ है तो ये मीटर में आ जाएगी। तो आपके पास फॉर्मूला अल्टीमेटली क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया लैम्डा इज इक्वल टू 1.227 रूट वी नैनोमीटर। देखिए 10⁻⁹ को हम क्या लिख सकते हैं, नैनोमीटर लिख सकते हैं। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेलरेटेड है तो।